नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहली बात, हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर आया फैसला, जहां हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद देखा गया। दोनों जजों के फैसले अलग अलग। मामला अब बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। सुनवाई के लिए सीजेआई तय करेंगे बड़ी बेंच। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर आया फैसला। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद देखा गया है। दोनों जजों के फैसले अलग अलग सामने आए। मामला अब बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। सुनवाई के लिए सीजेआई तय करेंगे बड़ी बेंच। खबर दिल्ली से है। तो हिजाब मामला काफी गरमाया हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। तो इस शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन पर फैसला आया। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद भी देखा गया। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। Justice Dhulia has differed with his view, and he has expressed that he has a differing view because a girl child faces a lot of problems while they are being sent to the schools and colleges, and their right to education is more important than wearing or not wearing a hijab. तो आप ये देखिए कि अब दो अलग अलग मतभेद सामने आ रहे हैं। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद देखा गया। दोनों जजों के फैसले पर अलग अलग राय रखी गई है। तो वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता, उनका कहना है कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए, और हिजाब मामले में दोनों जजों के मतभेद भी सामने आए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार की सीमा क्या है, यह सवाल किया गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज किया। तो वहीं सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया, कहा कि मेरी राय अलग है। धूलिया ने कहा कि हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता पर नहीं जाना चाहिए था। दोनों जजों के फैसले अलग अलग सामने आए। मामला अब बड़ी बेंच को जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा। चीफ जस्टिस बड़ी बेंच का गठन करेंगे, तब ये क्लियर हो पाएगा शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन किया जाना चाहिए या नहीं। और अब खबर भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक। सीएम ने की रीवा जिले की समीक्षा। जल जीवन मिशन को लेकर दिए निर्देश। काम की गति तेज करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। पूरा नहीं किया काम ठेकेदार ने तो पेमेंट रोके। सीएम ने सख्ती दिखाई और ये उन्होंने एक तरीके से कहे तो सख्ती के साथ साथ एक चेतावनी भी है उन ठेकेदारों के लिए जो पेमेंट तो पूरी करवा लेते हैं लेकिन काम अधूरा छोड़ देते हैं और सालों सालों तक काम अधूरा पड़ा रहता है। तो सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने रीवा जिले की समीक्षा की। जल जीवन मिशन को लेकर निर्देश दिए। काम की गति तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया तो पेमेंट रोके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सामने आया है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन जारी है। हनुमाना में लापरवाह सब इंजीनियर सस्पेंड किए गए। बिजली वितरण में लापरवाही पर एक्शन लिया गया। सब इंजीनियर के काम की जांच और सस्पेंड के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए मुख्यमंत्री। हनुमाना में लापरवाह सब इंजीनियर सस्पेंड किए गए। बिजली वितरण में लापरवाही पर एक्शन लिया गया है। सब इंजीनियर के काम की जांच और सस्पेंड के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
तो सीएम की सख्ती एक बार फिर से नजर आई। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आए हैं। हनुमाना में लापरवाह सब इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। बिजली वितरण में लापरवाही का इन पर आरोप लगा, जिस पर एक्शन लिया गया। सब इंजीनियर के काम की जांच और सस्पेंड के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आते हैं उस दौरान वे तुरंत एक्शन ले लेते हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक के दौरान कड़े तीखे तेवर तो उनके नजर आ ही। उन्होंने एक तरीके से चेतावनी भी दी उन ठेकेदारों को जो पेमेंट तो करवा लेते हैं लेकिन काम अधूरा छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ गाजगिरी सब इंजीनियर पर। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की रीवा जिले की, और उस रीवा जिले की जो समीक्षा थी उसमें बहुत सारे जो योजनाएं हैं सरकार की, उनकी एक तो समीक्षा की गई और उन समीक्षाओं में जो गड़बड़ियां थी, जो खामियां थी, उनको लेकर एक्शन लिया गया है। बिजली विभाग के सब इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जहां पर जो काम है उनमें अगर कमी रह गई है तो जो ठेकेदार है उनका पेमेंट रोका जाए। तो एक तरीके से प्रशासनिक तौर पर सख्ती लाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार जो समीक्षा बैठकें हैं वो कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उन्होंने रीवा जिले की जो समीक्षा है वो की थी। जी बिल्कुल। और साथ ही ये भी देखा गया है कि एक एक्शन भी लिया उन्होंने हनुमाना में लापरवाह सब इंजीनियर जिसने बिजली वितरण के दौरान लापरवाही की, इस पर एक्शन लिया गया, जांच की बात कही गई है। शरद, बिल्कुल जैसा मैंने कहा भी कि जो बिजली विभाग के सब इंजीनियर हैं उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया है और मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहां जहां अगर कोई खामी है तो जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके से एक्शन लिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आए हैं। खबर ग्वालियर से है जहां पर दशहरा मिलन समारोह में लहराई बंदूकें। बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी ने ताकत दिखाई, समर्थकों के साथ बंदूकें लहराई। एक भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दूंगा, प्रीतम लोधी का ये बयान। कार्यक्रम में काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। जलालपुरा में तलवार वाले हनुमान मंदिर परिसर में हुआ था दशहरा मिलन समारोह। बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी ने किया था आयोजन। मैदान में बंदूकें और तलवार लेकर खड़े थे समर्थक। ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने पर बीजेपी ने प्रीतम को किया था बाहर। अत्याचार सेना नहीं है, देखना है। हमें कम खाते हैं कि किसी पे अत्याचार करेंगे और ना ही हमें अत्याचार देखना है। तो ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी ने ताकत दिखाई जहां दशहरा मिलन समारोह में बंदूकें लहराते नजर आए। साथ ही बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ बंदूकें लहराई। एक भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दूंगा, उनका ये बयान भी आया। कार्यक्रम में काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, क्या समझा जाए, ये जो ताकत दिखाई जा रही है, बंदूकें लहराई जा रही हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रीतम लोधी? बिल्कुल, देखिए, प्रीतम लोधी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता है और उमा भारती के करीबी हैं। इनको ब्राह्मणों पर अनर्गल टिप्पणी करने के चलते भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया था और उस निष्कासन के बाद से लगातार प्रीतम लोधी भारतीय जनता पार्टी और सवर्णों के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं। और ऐसा ही एक वीडियो उनका अब सामने आया है कि जहां ग्वालियर में उन्होंने दशहरा मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें उनके समर्थक और ओबीसी वर्ग के कई जो समर्थक हैं वो शामिल हुए थे। जलालपुर गांव के पास ही एक मंदिर में ये कार्यक्रम हुआ था। मैदान में उनके समर्थक जो थे वो हाथों में बंदूक, लाठी और तलवार लेकर वहाँ खड़े थे। और सबसे बड़ी बात देखिए कि प्रीतम लोधी ने अपने उद्बोधन के दौरान समर्थकों को खड़ा किया। वहाँ जो हथियारधारी थे उन सभी को बाकायदा शपथ दिलाई कि अब वो हथियार उठाएंगे, ना अत्याचार सहेंगे, ना देखेंगे, ना अत्याचार होने देंगे। और साथ ही प्रीतम लोधी ने उकसाते हुए ये भी कहा कि आओ और बंदूक उठाओ, अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाओ। यानी सीधे सीधे से वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और लोगों को हथियार उठाने पर, गैर कानूनी तरीके से बयान देकर हथियार उठाने पर उकसा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास भी ये वीडियो पहुंच चुका है।
आपको बता दें कि प्रीतम लोधी के निष्कासन के बाद से प्रीतम लोधी लगातार जिस तरह से भिंड या अन्य इलाकों में जाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उपद्रव के हालात भी सामने आ रहे हैं। भिंड में भी उपद्रव हुआ था, उसके बाद अब ग्वालियर में आप देखिए कि दशहरा मिलन समारोह के बहाने प्रीतम लोधी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन ताकत दिखाते दिखाते वो एक तरह से भारतीय संविधान का उल्लंघन भी कर रहे हैं, कानून और नियम की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। वो खुलेआम हथियार उठाने के लिए आह्वान कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर किसी को भी हथियार उठाने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, और कोई अगर इस तरह का कृत्य करता है तो ये गैर कानूनी है। कहीं ना कहीं अब जो वीडियो वायरल हुआ है वो पुलिस और प्रशासन के पास भी पहुंचा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन एक्शन लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीतम लोधी के जो बगावती तेवर है वो अब इस तरह से हथियार के प्रदर्शन के रूप में भी सामने आ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में वो अत्याचार नहीं सहेंगे, बंदूक उठाने के लिए कहा। साथ ही ये भी दावा किया कि आप बंदूक उठाइए, वो एक भी हथियार का जो लाइसेंस है वो निरस्त नहीं होने देंगे। तो निश्चित तौर पर जो दम्भ है कहीं ना कहीं प्रीतम लोधी का वो गैर कानूनी है। और ये वीडियो जो वायरल हुए हैं, इस वीडियो के बाद निश्चित तौर पर अब इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हुई है और अब इस पूरे की मामले की जांच के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है। बिल्कुल सुशील, बंदूकें और तलवारें तो लहराई जा रही हैं, ऊपर से एक शह भी दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि एक भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दूंगा। बहुत गुमान भरा ये बयान है। और दूसरी बात ये भी है कि इस पर यदि एक्शन में थोड़ी भी ढीली की जाती है, यदि थोड़ी भी देर की जाती है, तो जाहिर सी बात है इनके जो बगावती तेवर और बढ़ सकते हैं और बाकी लोगों को भी इससे फिर कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा इस तरीके से बगावती तेवर करने के। बिल्कुल सही बात। देखिए, अगर देखें तो प्रीतम लोधी इस वक्त ओबीसी और दलित वर्ग के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगे। यही वजह है कि वो अन्य कई समुदायों पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। और जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उनके समर्थकों को वो बंदूक, तलवार और लाठियां लेकर साथ में उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक भी लाइसेंस आपका निरस्त नहीं होने दूंगा, अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाओ। इसका सीधा सीधा सा अर्थ यही है कि वो लोगों को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, गैर कानूनी कृत्य करने के लिए उकसा रहे हैं। क्योंकि कहीं भी हथियार रखना जायज है, लेकिन हथियार का प्रदर्शन करना बिल्कुल बिल्कुल ये सही कहा आपने कि हथियार रखना जायज है, लेकिन उसका प्रदर्शन करना और ये बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए कुछ और खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे छिंदवाड़ा से बड़ी खबर कि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 4 लोग नदी में बहे। हिवरा नदी में तेज बहाव में सभी बहे। एक व्यक्ति ने तैरकर अपनी जान बचाई, 3 की तलाश जारी है। उमरा नाला की पूरी घटना सामने आई है। तो खबर छिंदवाड़ा से, ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 4 लोग नदी में बहे। हिवरा नदी में तेज बहाव में सभी बहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब उस वक्त रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाकी 3 लोगों की कोई पड़ताल अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, कोई जांच नहीं हो पाई है। मालूम भी नहीं है कि तीनों कहां पर हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश कर्मेले जुड़ गए हैं। राजेश, कोई जानकारी मिल पाई है जो 3 अन्य लोग पानी में बहे हैं? जी नहीं, देखिए कल रात को ये घटना हुई है, उस समय रेस्क्यू करना काफी मुश्किल था। पुलिस जरूर उन्हें तलाश करती रही, लेकिन चूंकि अंधेरा बहुत था इस वजह से रेस्क्यू नहीं हो सका। आज सुबह रेस्क्यू टीम वहां से निकली है और लगातार उनकी तलाश कर रही है, गोताखोर लगाए गए हैं। इसके अलावा बोट से तलाशी की जा रही है। अभी तक किसी भी युवक का पता नहीं चल सका है। ये जो घटना हुई है ये चूंकि पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी उमरा नाला के आसपास, और जिस समय ट्रैक्टर क्रॉस कर रहा था, एक छोटा सा रफ्ता है, उसमें क्रॉस करने की जब कोशिश की उसने, उस दौरान तेज बहाव आया और ट्रैक्टर बह गया। हालांकि चालक ने जरूर तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन इन तीनों युवकों को अभी तक तलाशा नहीं जा सका है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राजेश। तो फिलहाल अभी तीनों को तलाशा नहीं जा सका है, लेकिन एक युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। और हिवरा नदी में तेज बहाव, सभी बह गए थे, एक युवक की जान बच गई। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है सीख देता है कि इस तरीके से तेज बहाव नदी नाले पार बिल्कुल भी ना करें। खंडवा में सुरों के सम्राट किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया। यहां प्रशंसकों ने दूध जलेबी का भोग लगाकर किशोर कुमार को स्वरांजलि दी। समाधि स्थल पर ही नहीं बल्कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी किशोरदा के चाहने वाले उन्हें अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
खंडवा में सुरों के सम्राट किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आज उनकी समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया है। प्रशंसकों ने दूध जलेबी का भोग लगाकर किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उनको दूध जलेबी बहुत पसंद था। समाधि स्थल पर ही नहीं बल्कि शहर के कई अलग अलग जगहों पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सभी लोग अपने अलग अलग अंदाज से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो किशोर दा जो कि खंडवा जैसे छोटे जगह से निकलकर मुंबई पहुंचे, उन्होंने काफी मेहनत की और अपना एक अलग ही मुकाम उन्होंने हासिल किया, अलग पहचान बनाई। सुरों के सम्राट किशोर कुमार, जिन्होंने एक से बढ़कर एक शुरुआती फिल्म इंडस्ट्री में गाने गाए, उनकी एक्टिंग की भी दाद देते थे लोग। अच्छा बड़ा नाम बनकर वे भी फिर भी अपनी धरती खंडवा से जुड़े रहे, और जब आखिरी वक्त उन्होंने अंतिम सांसें ली, उस वक्त भी उन्होंने खंडवा को ही याद किया। और उनकी ये इच्छा थी कि जब उनकी सांसें थम जाए तो उन्हें खंडवा ही ले जाया जाए, और यही कारण है कि उन्हें खंडवा में ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया था। उनके समाधि स्थल पर आज लोग पहुंच रहे हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। दूध जलेबी का भोग लगाया जा रहा है, क्योंकि उनको दूध जलेबी बहुत पसंद था। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हर जगह आज सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, खंडवा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जहां जहां इनके चाहने वाले हैं, हर जगह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अलग अलग तरीके से किशोर दा को याद कर रहे हैं लोग। और समाधि स्थल पर देखा जा रहा है कि उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, लाइव जुड़ गए हैं हरेंद्र नाथ ठाकुर खंडवा से। हरेंद्र नाथ, अभी क्या तस्वीरें हैं जो कि आज का दिन सभी के लिए बहुत ही भारी है, और कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस होता है कि खंडवा की धरती से निकलकर किशोर दा ने इतना नाम कमाया, और आखिरी सांस रहते रहते उन्होंने यही कहा कि उन्हें वापस खंडवा ही लेकर जाया जाए। समाधि स्थल पर आज बड़ी संख्या में उनके जो चाहने वाले वो पहुंच रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किशोर कुमार, जिन्होंने ताउम्र जिंदगी भर खंडवा से प्यार किया, खंडवा को न सिर्फ उन्होंने देश पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खंडवा को एक पहचान दी। देख सकते हैं हमारे पीछे जो किशोर कुमार की इंदौर रोड स्थित समाधि है, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगी है। देश के अलग अलग हिस्से से, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, गोवा हो, सभी जगह से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुरमई श्रद्धांजलि यहाँ पर किशोर कुमार को दे रहे हैं। लोग उनका जो प्रिय दूध जलेबी का भोग उनकी समाधि पर लगाया गया है यहाँ पर, और किशोर कुमार को उनके नगमों के माध्यम से लोग याद कर रहे हैं। इसीलिए कि किशोर कुमार ने ताउम्र जिंदगी भर खंडवा को याद रखा। स्टेज प्रोग्राम दिया करते थे किशोर कुमार, तो हमेशा कहा करते थे मैं किशोर कुमार खंडवे वाला। बॉलीवुड में कई फिल्में भी उन्होंने बनाई है, जिन फिल्मों में उन्होंने खंडवा का जिक्र किया है। लिहाजा जिस तरह से उन्होंने खंडवा को जिस तरह से नेम एंड फेम दिया, खंडवा वाले भी उन्हें ताउम्र उनको याद रखे हुए हैं, और यही कारण है कि उनकी समाधि पर जो है भीड़ यहाँ पे लोगों की लगी हुई है। आप जो पीछे का नजारा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से उनकी समाधि पर उनके चाहने वाले यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। ये 1-2 सालों का रिश्ता नहीं है, बल्कि कई दशकों का रिश्ता है, जो कई पीढ़ियों को बांधे हुए रखा है यहाँ पर, और लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी किशोर कुमार को चाहने वालों की एक फौज जो है वो खड़ी होती जा रही है। रेणु जी बिल्कुल। और देखा ये भी जाता है कि लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनसे जुड़े जो किस्से होते हैं वो याद करते हैं, और ऐसा लगता है मानिए कि आज भी वो उनके साथ ही हों। उनकी बहुत सारी खासियत थी, उनके व्यक्तित्व को लेकर जब बात की जाती रही है तो हमेशा ये कहा जाता रहा है कि भले वो मुंबई पहुंच गए थे, उन्होंने इतनी शोहरत पाली, उनकी इतनी दौलत कमा ली, सब कुछ था उनके पास, उसके बावजूद उनको सुकून खंडवा में ही आकर मिलता था। जी बिल्कुल, खंडवा में जो उन्होंने बचपन के जो कई दशक उन्होंने खंडवा में गुजारे थे, वो जब यहाँ से खंडवा से, चूंकि उनके बड़े भाई दादा मुनि, जिनकी आज जन्मतिथि है, जिनकी आज पुण्य जयंती है, दादा मुनि पहले से एक नाम और शोहरत मुंबई में बना रखा था। वे उनका पढ़ने में जब मन नहीं लगता था, वे दादा मुनि के पास चले गए थे,
और दादा मुनि के पास जाने के बाद जब उन्होंने मुंबई में जब उन्होंने अपना नाम और पहचान बनाया, तो जब 80 का दशक आया और बॉलीवुड की जो चकाचौंध थी, वो बॉलीवुड के चकाचौंध से उनका जब मन भर गया, तो वो खंडवा के जो बॉम्बे बाजार स्थित जो उनका घर है, इसी घर में आकर के वो बसना चाहते थे। और यही दिवाली का वो दौर था जहाँ पे उन्होंने स्टेज प्रोग्राम दिया था और अपने घर के जो उनके देखभाल करने वाले नौकर हैं सीताराम, उनसे उन्होंने कहा था कि घर की साफ सफाई करके रखो। वो इस दिवाली के बाद, मुंबई की दिवाली करने के बाद खंडवा में ही बसना चाहते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और आज का वो काल का वो दिन याद है 1987 में, यही 13 अक्टूबर जब शाम के समय उनके निधन की खबरें आई थी। इसके बाद लोग जो है गमगीन हो गए थे, लोग उन्हें आज भी उनको दिलों में याद रखे हुए हैं। रेणु जी बिल्कुल, उनकी एक बात थी, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे, और ये देखा जा रहा है कि आज उनको लोग याद कर रहे हैं तो दूध जलेबी का भोग भी उनको लगाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें भी देखेंगे जहां पर दूध जलेबी जो उनको प्रिय था वो उनको आज श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित किया जा रहा है। अपनी जन्मभूमि को खुद से कभी दूर नहीं होने दे रहे थे किशोर कुमार, और जब उनका आखिरी क्षण थे उस वक्त भी उन्हें खंडवा ही मन में समाया हुआ था। तो राष्ट्रीय स्तर पर खंडवा को पहचान दिलाने वाले किशोर कुमार की आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग समाधि स्थल पहुंच रहे हैं, और आप देखेंगे कि काफी गमगीन माहौल भी रहता है। एक गर्व की अनुभूति भी होती है लोगों को कि खंडवा की धरती से निकलकर उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई खंडवा को, और सभी उनका प्रिय दूध जलेबी का भोग लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं।